पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अध्यक्षता के दौरान भारत समुद्री सुरक्षा और आतंकवादी रोधी, इस बीच आपको बता दें कि उपाय और शांति रक्षक यहां एक आयोजित करने वाला है। आपको बता दें कि यहां यूएनएससी में अध्यक्षता करने वाले पहले पीएम होंगे जो इस मिशन पर जोर दे रहे हैं। मिशन पर जोर देते हुए हस्ताक्षर कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 अगस्त को यूएनएससी में समुद्री सुरक्षा पर एक ओपन डिस्कशन की वर्चुअल माध्यम से अध्यक्षता करेंगे। इसका जो विषय है वो समुद्री सुरक्षा बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव के लिए एक मामला होगा। उन्होंने आगे कहा कि हमारी अध्यक्षता के तहत हम अपने चुने हुए 3 मुख्य क्षेत्रों पर हस्ताक्षर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। समुद्री सुरक्षा, शांति रक्षक अभियान और आतंकवादी रोधी उपाय ये पहला मौका होगा जब एक भारतीय प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बागची ने इस बीच ये भी बताया कि अन्य 2 मुख्य क्षेत्रों पर हमारी योजना विदेश मंत्री की अध्यक्षता में शारीरिक उपस्थिति वाली बैठक करने की है। बताते चले कि भारत 1 जनवरी से 2 साल के लिए यूएनएससी की एसआई सदस्य है और यहाँ एसआई सदस्य के तौर पर यूएनएससी में भारत का ये 7वां कार्यकाल है। भारत अगस्त महीने के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता कर रहा है। और वहीं दूसरी ओर पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राज्य की योगी सरकार की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि इन लोगों ने यूपी को नहीं बल्कि खुद को समृद्ध करने का काम किया। उन्होंने कहा कि यूपी की डबल इंजन सरकार ने प्रदेश को देखने का दुनिया भर का नजरिया बदला है। राज्य समर्थ प्रदेश बन सकता है और आत्मविश्वास बीते कुछ सालों में पैदा हुआ है। यूपी के इतिहास में पहली बार अपराधियों में भय का माहौल पैदा हुआ है और यहां आपको ये बता दें कि जिस तरीके से अवैध कब्जा करने वालों के मन में भय भी पैदा हुआ है। पीएम मोदी ने इस बीच ये भी कहा कि जिस व्यवस्था को भाई भतीजावाद और करप्शन की लत लग गई है उसमें सार्थक बदलाव की शुरुआत जो है वो शुरू हो चुकी है। मुझे खुशी है कि आज उत्तर प्रदेश ऐसे लोगों के कुचक्र से बाहर निकलकर आगे बढ़ रहा है। डबल इंजन की सरकार ने यूपी के सामर्थ्य को एक संकुचित नजरिए से देखने का तरीका बदल डाला है। यूपी भारत के ग्रोथ इंजन का पावर हाउस बन सकता है, ये आत्मविश्वास बीते सालों में पैदा हुआ है। यूपी के इतिहास में पहली बार सामान्य युवाओं के सपनों की बात हो रही है। यूपी के इतिहास में पहली बार अपराधियों में भय का माहौल पैदा हुआ है। यूपी के इतिहास में पहली बार गरीबों को सताने वालों, कमजोर वर्गों को डराने धमकाने और अवैध कब्जा करने वालों के मन में डर पैदा हुआ है। जिस व्यवस्था को भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की लत लग गई थी उसमें सार्थक बदलाव की शुरुआत हुई है। आज यूपी में ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जनता के हिस्से का एक एक पैसा सीधे जनता के खातों में। और भारतीय रेसलर रवि कुमार दहिया ने टोक्यो में सिल्वर मेडल हासिल किया है। आपको बता दें 57 किलोग्राम वर्ग में आरओसी के पहलवान से वो हार गए हैं और उन्हें रजत से संतोष करना पड़ा। उनके बाद में देशवासियों को धन्यवाद दिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि इससे संतुष्ट नहीं है और ये भी कहा कि वो गोल्ड मेडल की उम्मीद से टोक्यो आए थे। और हरियाणा के सोनीपत में रहने वाले रवि दहिया ने कहा कि मैं सभी देशवासियों को हाथ जोड़कर धन्यवाद देना चाहूंगा। आप लोगों ने मेरे लिए दुआ की, मैं खुश हूं पर संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि मैं गोल्ड मेडल की उम्मीद से टोक्यो ओलंपिक में खेलने आया था। उम्मीद की जा रही थी कि 23 वर्षीय दहिया देश के सबसे युवा ओलंपिक चैंपियन बनने में सफल होंगे, लेकिन यहां फाइनल में वह रूसी ओलंपिक समिति के मौजूदा विश्व चैंपियन जावुर यूवगेव से 4-7 से हार गए और उन्हें पदक से ही संतोष करना पड़ा।
मैं रवि दहिया, भारतीय पहलवान। आज मैंने ओलंपिक गेम्स टोक्यो में सिल्वर मेडल जीता। मैं पूरे देशवासियों को हाथ जोड़कर धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे लिए इतनी दुआ करी आप लोगों ने। और मैंने मतलब अब मैं देखो खुश हूँ, पर मतलब संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि देखो मैं गोल्ड के लिए उम्मीद के साथ आया था और हमारी फेडरेशन को मेरे से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि देखो गोल्ड मेडल जीते, क्योंकि सिल्वर तो हमने पहले भी जीते हैं, तो गोल्ड की उम्मीद से आया था। तो हमारी फेडरेशन काफ़ी सहयोग कर रही है। हमारे नेताजी हैं जो भूषण सर जी, वो भी यहीं पे हमारी हौसला अफजाई के लिए यहाँ पे आए हुए थे खुद, और उन्होंने मेरे को मतलब पहले ही बोला था कि भाई हमें गोल्ड मेडल चाहिए। देखो मैंने पूरी कोशिश करी, अपना 100% तो दिया है, पर मैं मतलब जो है ना कमी रहेगी कुछ, उसके लिए मैं आपसे गलती मांगता हूँ, और आगे जाके मतलब जितना भी होगा और ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगा और देश का नाम रोशन। और हमारे जो कोचेज हैं, जगमंदिर जी हैं, अनिल मान जी हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, और हमारी फेडरेशन लगातार हमारे को सपोर्ट कर रही है। और हमारे कैंप है, पहले हम पोलैंड गए, दिल्ली फिर पोलैंड से हम सीधे रशिया चले गए, वहाँ से फिर सीधे हम टोक्यो के लिए आ गए। तो मतलब हमारी फेडरेशन ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया है, और हमारे कोचेज ने मतलब बहुत ज़्यादा मदद करी है। मैं सबको हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूँ। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय हॉकी टीम को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि 41 वर्षों बाद ये जीत मिली है, भारत को आने वाले समय में विश्व हॉकी का चैंपियन बनाने के लिए प्रेरित करेगी। मुख्यमंत्री धामी ने टोक्यो ओलंपिक की 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी की कुश्ती प्रतियोगिता में रेसलर रवि दहिया को रजत पदक अर्जित करने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने रवि दहिया के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्होंने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। और यूपी की बात कर लेते हैं। यूपी के प्रयागराज संगम क्षेत्र में लेटे हनुमान मंदिर के भीतर गंगा का पानी पहुंच गया है। आपको बता दें, हनुमान जी नगर कोतवाल है और गंगा का उनके पांव पखारना एक शुभ संकेत माना जाता है। और इस बीच भक्त यहां उत्साहित भी है और गंगा का पानी मंदिर के पास तक पहुंचने के बाद से ही भक्तों का यहां जमावड़ा लग गया था। गुरुवार को गंगा का पानी मंदिर में प्रवेश करते देख यहां बजरंग बली की जय और गंगा मैया की जय जयकार सुनने और सुनाई देने लगी। आपको बता दें कि गंगा का पानी मंदिर में प्रवेश करने के बाद हनुमान जी की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद मंदिर के कपाट को बंद कर दिया गया। कपाट तभी खोले जाएंगे जब गंगा का पानी वापस लौट जाएगा। और यूपी के अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के भूमि पूजन की पहली वर्षगांठ के मौके पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए लाभार्थियों को राशन बांटा गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए लोगों को संबोधित किया। आपको बता दें कि यहां जिस तरीके से उन्होंने लाभार्थियों से भी बातचीत की और कहा कि 5 अगस्त का दिन बेहद ही खास हो गया है। इस दिन 2 साल जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 को हटाया गया था। पिछले साल राम मंदिर भूमि पूजन हुआ और आज ओलंपिक में भारतीय हॉकी ने 41 साल बाद मेडल जीता है। और यहां लेंगे छोटे से ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात मुंबई की कर लेते हैं। मुंबई साइबर सेल ने एक बड़ा खुलासा किया है, जिसमें पुलिस ने एक ऐसे रैकेट का भांडाफोड़ किया है जो वीआईपी मोबाइल नंबर दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी की वारदात को अंजाम दिया करता था। इस प्रकरण में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि उत्तर मुंबई की डोंबिवली पुलिस को वीआईपी मोबाइल नंबर दिलाने के नाम पर लूटने की शिकायत मिली थी और उसी को लेकर पुलिस टीम लगातार एक्टिव मोड में भी नजर आ रही है। इसी पर कार्रवाई करते हुए आपको बता दें कि साइबर सेल की टीम ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। और यूपी के जलौन में प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को निःशुल्क राशन बांटा गया। बता दें कि लॉकडाउन की वजह से लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। ऐसे में केंद्र सरकार ने गरीब तबके के लोगों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत जनपद जालौन में निःशुल्क राशन का वितरण किया गया। मौके पर मौजूद सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा समेत तमाम जनप्रतिनिधियों ने राशन की दुकानों पर पहुंचकर लोगों को राशन बांटा। प्रधानमंत्री ने
उत्तर प्रदेश के 80,000 कोटेदारों को एक साथ सभी कोटों पर राशन वितरण कार्यक्रम कराया। इस राशन वितरण कार्यक्रम को उत्सव के रूप में हम लोगों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन सामग्री देने का कार्य देश के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। आज उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ आबादी में 15 करोड़ लोगों को खाद्यान्न देने का काम किया जा रहा है और ये खाद्यान्न 5 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक, उसके बाद 17 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक ये दोनों टाइम महीने में 2 बार खाद्यान्न देने का काम हो रहा है और दोनों टाइम मुफ्त राशन सामग्री दी जा रही है। और वहीं दूसरी ओर यूपी के मुरादाबाद की बात करें तो भगतपुर टांडा ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत लगने वाली ग्राम पंचायत सिकमपुर पांडे में कार्ड धारकों ने राशन डीलरों के खिलाफ कम राशन वितरण करने और कार्ड धारकों से अभद्रता जैसा व्यवहार करने को लेकर प्राथमिक विद्यालय में विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें भारी तादाद में कार्ड धारकों ने दुकान पर पहुंचकर राशन डीलर के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए, जिसमें राशन डीलर के बेटे ने कार्ड धारकों के साथ अभद्र व्यवहार किया। कार्ड धारकों की इस दौरान ये मांग है कि ऐसा कम राशन वितरण करने वाले डीलरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और दुकान को निरस्त करवाया जाए। मुरादाबाद जनपद के भगतपुर ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत सिकमपुर पांडे में कार्ड धारकों ने आज राशन डीलर के खिलाफ प्राथमिक विद्यालय में एकजुट होकर के विरोध प्रदर्शन किया। कार्ड धारकों ने प्रदर्शन के दौरान राशन डीलर पर गंभीर आरोप लगाते हुए शीघ्र समाधान की मांग की है। कार्ड धारकों की मांग है कि राशन डीलर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और इसकी दुकान को निरस्त किया जाए। कार्ड धारकों के साथ राशन डीलर अपनी मनमानी करता है और पर यूनिट पर 4 किलो गल्ला देता है, जबकि सरकार और प्रशासन के दिशा निर्देश 5 किलो राशन पर यूनिट पर वितरित करने के आदेश हैं, लेकिन राशन डीलर अपनी मनमानी लगातार करता है और 4 किलो पर यूनिट पर गल्ला ही देता है, जिसके चलते सभी कार्ड धारक डीलर से नाराज हैं और आज प्राथमिक विद्यालय में एकजुट होकर के राशन डीलर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राशन डीलर का भी साफ तौर पर कहना है कि जो मुझको गल्ला मिलता है उसी के आदेश पर मैं गल्ले को वितरित करता हूं। यदि अगर मुझे सरकार और प्रशासन के आदेश अगर मिल जाएं तो मैं कार्ड धारकों को भी गल्ला बढ़ती वितरित करूंगा, लेकिन यहां कार्ड धारकों का साफ तौर पर कहना है कि राशन डीलर हमारे साथ अभद्र व्यवहार करता है और गाली गलौज करता है, जिसके चलते राशन डीलर लगातार अपनी मनमानी कर रहा है। ऐसे राशन डीलरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और इनकी दुकान को निरस्त किया जाए। जब हमने इसकी बातचीत ग्राम प्रधान से की तो ग्राम प्रधान का भी साफ तौर पर कहना है कि राशन डीलर दबंग किस्म का आदमी है, ये कार्ड धारकों को डरा धमका कर पर यूनिट पर 4 किलो गल्ला वितरित करता है। मैंने लिखित रूप से उच्च अधिकारियों को इसकी शिकायत कर दी है और निरस्त कराने की दुकान की मदद की गुहार लगाई है। एएनबी न्यूज़ बाजिद अली, मुरादाबाद। यहाँ लेंगे छोटे से ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हुए बात यूपी के गोंडा की कर लेते, जहां सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर आज यूपी में सभी जिलों में साइकिल यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि अखिलेश यादव के द्वारा नामित सपा नेता अलग अलग जिलों में साइकिल यात्रा की अगुवाई कर रहे थे, तो वहीं गोंडा के अलग अलग तहसीलों में सपा नेताओं की अगुवाई में साइकिल यात्रा भी निकाली गई। और विधानसभा में पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री संजय विद्यार्थी और पूर्व विधायक राम प्रताप सिंह की अगुवाई में साइकिल यात्रा भी निकाली गई। सपा नेता और एमएलसी सनी यादव ने साफ कह दिया था कि आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में सपा की सरकार बनने जा रही है। इस बार सत्ता परिवर्तन होगा और राधे कृष्णा हरे हरे अखिलेश भैया घरे घरे। इस दौरान सनी यादव और पूर्व विधायक राम प्रताप सिंह योगी सरकार ने पर निशाना भी साधा गया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेतागण पूरे उत्तर प्रदेश में एक संदेश यात्रा दे रहे हैं। जिस तरह योगी और मोदी सरकार पूरे देश में किसानों की खेती को बेच रही है,
ऐसा काला कानून लाई है जिसमें किसान अपनी ही खेत में मजदूर बनने जा रहा है। इन्हीं सब चीजों को लेके आज हम लोग जन जन में घूम रहे हैं। पेट्रोल डीजल तो ऐसा बढ़ गया है कि 100 रुपए बताओ आप पेट्रोल, अरहर के दाम बढ़ गए, आपके कड़वा तेल के बढ़ गए, महंगाई, गैस। तो अब आप सोच लो 2022 में ये होने जा रहा है कृष्णा कृष्णा हरे हरे, अखिलेश भैया घरे। और वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने की दूसरी बरसी पर आतंकवादियों की कायराना हरकत सामने आई है। आतंकियों ने 1 घंटे के अंदर सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से दूसरा हमला किया। बता दें कि यहां गुरुवार शाम को आतंकवादियों ने सशस्त्र सीमा बल के जवानों पर ग्रेनेड से हमला किया और अभी तक इन दोनों ही हमलों में किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं आई है। जानकारी के मुताबिक आतंकवादियों ने पहला ग्रेनेड हमला महसूर नगर में SSB की 14वीं बटालियन के जवानों पर किया था और इस हमले को हुए अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ था कि आतंकियों ने फिर से बेमिना के SSB चौकी पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। फिलहाल किसी भी तरह का कोई नुकसान की जो खबर है वो नहीं सामने आई है। और यहां पिछले हफ्ते की बात करें तो पिछले हफ्ते ही 30 जुलाई को आतंकवादियों ने CRPF के जवानों पर ग्रेनेड से हमला किया और यह हमला उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के खानपुरा ब्रिज पर हुआ था और हमले में 4 जवान घायल भी हुए थे। अफगानिस्तान बनाम तालिबान के महायुद्ध पर गृह मंत्रालय ने बयान जारी किया है। आपको बता दें कि मंत्रालय के प्रवक्ता अरिदम बागची ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हम अफगानिस्तान में विकसित हो रही सुरक्षा स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रही हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान के मुद्दे पर इसकी चर्चा की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस चर्चा में हम अफगानिस्तान के मुद्दे पर अपने विचार और दृष्टिकोण साझा करेंगे। Those questions actually cover various facets of Afghanistan relations. So let me try to break it up a bit. You are all well aware of our close relationship with Afghanistan. Our relationship is broad-based and it covers various aspects, including a strong development partnership component. We are also strategic partners, and our relationship is of course guided by the strategic partnership agreement that both countries signed in 2011. India has been supporting the government and people of Afghanistan in realizing their aspirations for a peaceful, democratic and prosperous future, where the interests of all sections of Afghan society, including women and minorities, are protected. We are closely monitoring the evolving security situation in Afghanistan, and we continue to call for an immediate and comprehensive ceasefire. और वहीं दूसरी ओर ग्वालियर में लगातार हो रही बारिश ने ग्वालियर अंचल में कोहराम मचा रखा है। साथ ही ग्वालियर के आसपास के जिलों का भी यही आलम है। जिले के आसपास की नदियां, चाहे वह सिंध नदी हो, पार्वती नदी हो या फिर चंबल नदी हो, सारी नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं। और हैरत की बात तो ये है कि इन नदियों पर बने हुए पुल जो पानी का तेज बहाव है वो झेल भी नहीं सक रही है और नाव की तरह बह रहे हैं। और जो सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। आपको बता दें कि इसके साथ ही ग्वालियर जिले के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे और वहां के लोगों से मिले। उनको हर संभव मदद का भरोसा दिया गया। और इस बीच मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में 10 जिलों को भारी बारिश की चेतावनी देते हुए हाई अलर्ट पर रहने को कहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गांव चांदपुर पहुंचकर ट्रैक्टर की ट्राली पर खड़े होकर बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत की और कहा कि आप लोगों के आंखों में आंसू लाने की जरूरत नहीं है, सरकार आप सबको मुसीबत से पार ले जाएगी। दतिया जिले के ऊपर से होते हुए विशेषकर शिवपुरी और श्योपुर दोनों जिले के प्रभावित गांव का हवाई सर्वे किया है। जिन गांव के ऊपर से हम गए उनमें सिलपरी, हर्रई, बरखेड़ी, रायपुर, नरवर मगरोनी के ऊपर से भी हम गए, बैराड़, कुलाहा, सुनारी, दमधौली, श्योपुर के विशेषकर ज्वालापुर, मेवाड़ा, भैरावदा और भी अनेकों गांव को देखते हुए मैं अभी वापस लौटा हूं। पार्वती में भी पानी कम हुआ है, सिंध नदी में भी पानी कम हुआ है
और कूनों का पानी भी कम हुआ है। लेकिन इतना जरूर है कि अभी कुछ स्थानों पर भारी बरसात के बीच हमको निकलना पड़ा और 48 घंटे तक अभी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है, इसलिए गांव से पानी तो अभी निकल गया है, लेकिन सावधानी की आवश्यकता है। और वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने बाढ़ प्रभावित गांव का भ्रमण किया और नरवर के काली पहाड़ी गांव पहुंचकर सरपंच और ग्रामीणों से चर्चा की। आसपास गांव में फंसे लोगों को एसडीआरएफ की टीम द्वारा सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। बता दें कि इस दौरान मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने ग्रामीण से कहा कि आपदा में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का प्रयास जारी है। पूरी टीम मिलकर काम कर रही है। ग्रामीणों की फसल का नुकसान हुआ है और उसका भी सर्वे किया जाएगा और किसानों की मदद भी की जाएगी। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। बता दें कि मौसम विभाग पूरे प्रदेश 8 अगस्त के बाद से ही तेज बारिश की आशंका जता रहा है और इस दौरान मौसम विभाग ने कहा कि 2 दिन हालांकि मध्यम रूप से बरखा बरसेगी, लेकिन यहां 8 और 9 अगस्त की बात करें तो मौसम करवट लेगा और देहरादून समेत कई जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई है। उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में पिछले 4 दिनों से सक्रिय कम दबाव का जो क्षेत्र है वर्तमान में उत्तरी मध्य प्रदेश के मध्य में सक्रिय है और मॉनसून ट्रफ भी कम दबाव के क्षेत्र से होकर बंगाल की खाड़ी तक बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पहले कम दबाव के क्षेत्र के राजस्थान की तरफ बढ़ने की संभावना थी, लेकिन यह सिस्टम अब पूर्वी दिशा में मध्य प्रदेश में ही आगे बढ़ने लगा है। इस वजह से पूरे मध्य प्रदेश में अच्छी बरसात होने की उम्मीद है। यहाँ IMD के मुताबिक गुरुवार को सागर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती थी और गुना, अशोकनगर, शिवपुरी जिले में भी तेज बौछारें पड़ी। और इसी के साथ आपको बता दें कि प्रदेश में बादल भी छाए रहे, अधिकतम तापमान में भी गिरावट देखी गई। राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान के सिक्कर जिले में कई जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रात 8:14 पर झटके महसूस किए गए। बता दें कि यहाँ राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की जो तीव्रता है वो 3.6 रही। और इसी के मुताबिक आपको ये भी बता दें कि सिक्कर के रिंग्स कस्बे समेत आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटकों से घबराकर लोग घरों से बाहर निकल आए। भूकंप का जो केंद्र है वो जमीन से करीब 5 किलोमीटर नीचे बताया गया। लोगों ने बताया कि रात 8:14 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। जमीन हिलने लगी, जिसके बाद वो लोग अपने घरों से बाहर भी निकल गए। वहीं कुछ देर बाद इसकी पुष्टि भी विभाग की ओर से की गई। भूकंप का जो केंद्र है वो सिक्कर बताया जा रहा है। सिक्कर के अलावा आसपास के क्षेत्र में भी भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। और फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।